बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज हम देखने जा रहे हैं फ़ीचर्स ऑफ कंपनी क्या होते हैं। पहले हमने देखा कि मुख्तलिफ़ फॉर्म्स क्या हो सकती हैं बिज़नेस करने की। आखिर पे हमने कंपनी को देखा और अब हम कंपनी के फ़ीचर्स को देखेंगे। सबसे पहले है जी सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी क्या है जी? ये फीचर हमें बताता है कि कंपनी एक अलहदा पर्सन है उसके ऑनर्स से। The law regards a company as a person separate from its owners। यानी कंपनी एक अलहदा पर्सन है और उसके ओनर्स अलहदा हैं। कंपनी की अपनी ऑब्लिगेशंस हैं, अपनी राइट्स हैं और उसके ओनर्स उससे अलहदा हैं। हालांकि ये पर्सन है लेकिन ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। और उस जो इंडिविजुअल्स हैं जो उसके ओनर्स भी हो सकते हैं वो नेचुरल भी हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। हमने ये ऊपर देखा था पिछले लेक्चर में। लेकिन जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो नेचुरल पर्सन होते हैं, जबकि जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसकी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, उसकी अपनी पहचान है। अब सेपरेट पहचान में आपको एग्जांपल देता हूँ। कोका कोला कंपनी, हलीब कंपनी, उबर और मुख्तलिफ़ किस्म की एंग्रो, इन कंपनीज़ को तो आप जानते हैं, लेकिन इनके मालिकान को बहुत मुश्किल बात है कि आप जानते होंगे इनके शेयर होल्डर्स कौन हैं। हाल बल्कि कई शेयर होल्डर्स ये भी नहीं जानते होते कि हमारी कंपनी में जो और शेयर होल्डर्स हैं वो कौन हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी की एक अपनी पहचान है। आप मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनीज़ को जानते होंगे लेकिन उनके ओनर्स, उनके शेयर होल्डर्स को नहीं जानते होंगे। ये है जी सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी। अब ये सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होने की वजह से कंपनी पे इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं। यहाँ पर एक और बात हम बताते हैं कि लॉ जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन हो या नेचुरल पर्सन हो, उनको सेम तरीके से ट्रीट करता है। ये बात आपके स्टडी टेक्स्ट में लिखी हुई है कि लॉ जो है वो कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो यानी कोई कंपनी हो या फिर उसके ओनर्स हो नेचुरल पर्सन हो, उनको एक ही तरीके से ट्रीट करता है। ठीक है जी। अब कंपनी के सेपरेट स्टेटस की वजह से, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होने की वजह से अफेक्ट्स क्या आते हैं। सबसे पहला अफेक्ट ये है कि कंपनी अपने एग्रीमेंट्स खुद करती है और वो किसी दूसरे इंडिविजुअल जो नेचुरल पर्सन है उसके साथ भी कर सकती है और आर्टिफिशियल यानी लीगल पर्सन या कंपनी के साथ भी कर सकती है। कंपनी अपने तमाम एग्रीमेंट्स, कोई परचेज सेल परचेज का एग्रीमेंट हो, कोई और कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का एग्रीमेंट हो, वो खुद करेगी और वो इंडिविजुअल किसी एक इंडिविजुअल के साथ भी कर सकती है या फिर किसी कंपनी के साथ भी। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ता है सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी की होने की वजह से कि वो अपने डेट्स और लाइबिलिटीज़ के लिए खुद लायबल होती है। यानी जितने भी उसने डेट्स लिए हुए हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी इंडिविजुअल से, किसी सप्लायर से, अगर उसने सप्लाईज क्रेडिट पे ली हैं तो वो सारा जो डेट है, वो लाइबिलिटीज़ है, वो उसने खुद अदा करनी है, ना कि उसके ओनर्स ने। उसके ओनर्स जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने एक बार इन्वेस्टमेंट कर ली, अब वो सिर्फ डिविडेंड लेंगे। इसी तरह कंपनी के तमाम एसेट्स उसकी अपनी मलकियत होते हैं, ना कि उसके ओनर्स के। बेशक एक ओनर के कंपनी में 100% शेयर्स भी हों तब भी वो एसेट्स उसके नहीं हैं। अब कोई शेयर होल्डर ये जाके नहीं कह सकता जी क्योंकि अमेरिका इस कंपनी में 100% शेयर है जनाब, तो इसके जो एसेट्स हैं मैं भी उनका मालिक हूँ, तो बराए मेहरबानी आप ये फ़लाँ मशीनरी जो है वो मुझे दें, मैं साथ लेकर जाना चाहता हूँ। जी नहीं, वो एसेट किसका है? वो कंपनी का है। इसी तरह अगर कोई डेटर है जिससे कंपनी ने पैसे लेने हैं, रिकवर करने हैं, वो कंपनी ने खुद करने हैं, वो भी कंपनी का एक अपना एसेट है, ना कि किसी शेयर होल्डर का। अब कोई शेयर होल्डर जाके किसी डेटर को नहीं कह सकता कि जनाब इस कंपनी में मेरे शेयर्स हैं, मेरे तो 75% शेयर्स हैं,
तो आपने उसको उधार देना, जो उधार वापस देना था, आपने जो उसको डेट वापस देना था जो मेरी कंपनी ने आपको दिया था, बराए मेहरबानी वो मुझे दे दें। जी नहीं, वो किसका डेट है? वो कंपनी का है, वो कंपनी ने खुद उससे रिकवर करना है। इसी तरह हमने देखा कि कंपनी के जितने डेट्स होंगे वो कंपनी ने अदा करने हैं। अब कोई कंपनी का क्रेडिटर जाके शेयर होल्डर को नहीं कह सकता कि जनाब आपकी कंपनी ने मेरे से इतने का डेट लिया हुआ है और आप उसके शेयर होल्डर हैं, क्योंकि आपके मेजॉरिटी शेयर्स हैं, आप 75% शेयर आप होल्ड कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी मुझे मेरा डेट दें। जी नहीं, वो किसने अदा करना है? कंपनी। कंपनी इट्स सेल्फ इज़ लाइबल फॉर इट्स लाइबिलिटीज़ एंड डेट्स फुली। फिर कंपनी इज़ पर्सनली लाइबल टू पे टैक्स ऑन इट्स इनकम। अब ला कहता है कि जो भी पर्सन है, वो चाहे आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, जब वो कोई इनकम कमाएगा तो उस पे क्या करेगा जी? टैक्स अदा करेगा। क्या करेगा? टैक्स अदा करेगा। इसी तरह कंपनी भी अगर प्रॉफिट कमाती है, इनकम कमाती है, तो उस पर टैक्स जो है वो खुद अदा करेगी, कि ना कि उसके शेयर होल्डर्स। उसके शेयर होल्डर्स अपनी ज़ाती इनकम जो वो डिविडेंड लेते हैं, जो कहीं और से वो इनकम कमाते हैं, उस पे टैक्स देगी, ना कि कंपनी का टैक्स देगी। फिर अगर कंपनी कोई लाभ रेक करती है तो वो कंपनी है जो उसके लिए लायबल है। हमने कहा कंपनी की किसी किस्म की भी लायबिलिटी है, किसी किस्म का भी डेट है, कंपनी ने कोई लाभ रेक किया, कंपनी ने कुछ भी किया, कंपनी उसके लिए खुद जिम्मेदार है। उसके शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी लिमिटेड है। अब ये लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड जिम्मेदारी क्या है, ये अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। तो हमने क्या कहा कि कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स खुद करेगी, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होने की वजह से अपने एसेट की वो खुद मालिक है, डेप्टर से उसने पैसा खुद रिकवर करना है और अपने डेट्स भी खुद पे करने हैं, और अगर उसने कोई इनकम कमाई है तो उस पर भी टैक्स खुद देना है। ये है जी सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, और ये हैं उसके इफ़ेक्ट। अब हम देखेंगे कि पहले हम ये भी देख लेते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, ये एक और इफेक्ट है कि जो उसके, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि शेयर होल्डर्स जो उसके ओनर्स हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है, और हम ये लिमिटेड लायबिलिटी अभी पढ़ेंगे। फिर है जी सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल। ओनरशिप जो उसके डायरेक्टर्स हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सेपरेशन ओनरशिप से, यानी उसके ओनर्स अलग हो जाते हैं और उसको चलाने वाले, उसको मैनेज करने वाले, कंपनी को मैनेज करने वाले कौन होते हैं? डायरेक्टर्स। द कंपनी इज़ मैनेज बाय इट्स डायरेक्टर्स। इस वजह से वो मेंबर्स, वो डायरेक्टर्स, वो मैनेजर्स उसके कंट्रोल्स, उसके जो ओनरशिप है उससे अलग हो जाते हैं, यानी कि उसके शेयर होल्डर्स, उनका काम अपना हो जाता है, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, और जो उसके डायरेक्टर्स हैं उनकी जिम्मेदारियां अलग हो जाती हैं। एक शेयर होल्डर जो है उसका काम है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। क्या करना? कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। उसकी कैपिटल की वजह से कंपनी अपने मामलात, अपना बिजनेस चलाती है, और जो उसके डायरेक्टर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी, वो उसको एडमिनिस्ट्रेट करती है, मैनेज करती है। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो डायरेक्टर्स हैं, ये अपनी पावर्स के अंदर रहकर काम करते हैं। जो पावर्स उनको ला ने दी हैं, जो कंपनी उनको अलाउ करती है, उन पावर्स के अंदर रहकर ये काम करते हैं। इस वजह से ये कंट्रोल जो है वो ओनरशिप से अलग हो जाता है। अब रिव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं जी, कि कंपनी है ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड डिस्टिंक्ट पर्सन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। डू यू एग्री? एलोबरेट। वो कहता है जी कि कंपनी है वो रजिस्टर हो चुकी है
ऑर्डिनेंस कौन सा है, 1984 के अंडर वो रजिस्टर हुई है, ज़ाहिर है वो कंपनी होगी। उसकी एक सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और वो अपने ऑनर्स या शेयर होल्डर से अलहदा है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? एलोब्रेट कीजिए। जी बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा कि कंपनी जो ही रजिस्टर होती है, जो ही इनकॉर्पोरेट होती है, तो वो अपने ऑनर्स से अलहदा हो जाती है, उसकी सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है, और उसकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उसकी अपनी ड्यूटीज़ हो जाती हैं, और उसके शेयर होल्डर्स से अलग हो जाते हैं। यही सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी का पॉइंट आपने लिखना है। फिर आ जाता है जी लिमिटेड लायबिलिटी। हमने 2-3 बार पढ़ा कि ऑनर्स की क्या होती है लिमिटेड लायबिलिटी। हमने कहा कि जो सोल ट्रेडर है और पार्टनरशिप है, वहाँ ओनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, और यहाँ हमने कंपनी में कहा कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है। सबसे पहले ये बात जान लें और इस बात को क्या कहते हैं ज़हन नशीन कर लें, रट्टा लगा लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए होता है? ओनर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट उन पे अप्लाई होता है। द लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स of a company for debts of the company is limited to the amount of their investment in the company. कंपनी में उनकी लायबिलिटी क्या कितनी है? जितनी उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब ये क्या चीज़ है जी, हम यहाँ देखते हैं। एक कंपनी थी जी, कंपनी अपना काम कर रही थी, काफ़ी अर्सा चलती रही, फिर कुछ वजह से कंपनी में लॉस हुआ, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। किस में चली गई? लिक्विडेशन में चली गई, कंपनी बंद करना पड़ी। अब ये रैप अप जो हुआ, कंपनी जो बंद करना पड़ी, यहाँ पर कंपनी की ज़ाहिर सी बात है कुछ डेट्स हुए होंगे, ये लिक्विडेशन के पॉइंट पर कुछ डेट्स हुए होंगे, कुछ लायबिलिटीज़ हुई होंगी, तो वो पे करनी थी। हमने पहले कहा कि लायबिलिटीज़ हम कैसे पे करते हैं? उसके एसेट्स बेच कर। कंपनी के तमाम एसेट बेचे गए और उसकी लायबिलिटीज़ अदा की गई। अब जब ये लायबिलिटीज़ अदा की गई तो अभी भी कुछ लायबिलिटीज़ बच गई, एसेट्स भी चले गए, इन्वेस्टमेंट जो शेयर होल्डर्स ने की थी वो भी डूब गई, यानी कि वो भी लगा दी गई उसकी लायबिलिटीज़ पे करने में। अभी भी कुछ लायबिलिटी बाकी है, तो अब वो कैसे अदा होगी? क्या जनाब शेयर होल्डर्स को कहा जाएगा कि आप पैसा लाएं और आप अदा करें क्योंकि आपके इसमें शेयर्स थे? जी नहीं। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कितनी है? अप टू देयर इन्वेस्टमेंट और शेयर कैपिटल। जितना उन्होंने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, जितने उन्होंने शेयर्स लिए थे, उनकी जो अमाउंट बनती थी वो उनकी वैसे ही डूब गई जब कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। बाकी उन पे कोई लायबिलिटी नहीं है। ये है जी लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या है कि ये नहीं है कि उनकी बिल्कुल लायबिलिटी है ही नहीं, उनकी लायबिलिटी है मगर अप टू देयर इन्वेस्टमेंट। कंपनी जो है वो फुली लायबल है, फुली लायबल है। जो कंपनी ने लायबिलिटीज़ अदा करनी है वो उनके लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार है, और उसके जो डायरेक्टर्स हैं और अदर ऑफिसर्स हैं उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। क्यों? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो अपनी पावर्स के अंदर रहकर काम करते हैं। लॉ ने जो उनको पावर्स अलाउ की हैं सिर्फ उनके अंदर रह कर काम करते हैं, इस वजह से वो लायबल नहीं होंगे, वो कंपनी के अंडर काम करते हैं। ठीक है जी। हाँ, अल्लाह अगर डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स की किसी कोताही की वजह से, किसी गैर जिम्मेदारी, किसी गलत हरकत की वजह से कंपनी डूबती है तो फिर उसके लिए वो ज़िम्मेदार होंगे, फिर उसके लिए उनको पूछा जाएगा। लेकिन कंपनी ऐसे ही लिक्विडेशन में चली जाती है तो फिर वो लायबल नहीं होंगे। ये है जी लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स। अब हम ये देखते हैं तीसरी चीज़, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप क्या होती है और परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का मतलब है जी शेयर्स ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। शेयर ट्रांसफ़र करना एक शख्स से दूसरे शख्स को,
और ये शख्स जो हो सकते हैं ट्रांसफ़र करने वाला, और जिसको ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं वो नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। शेयर कैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं जी? शेयर ट्रांसफ़र किए जाते हैं या तो उनको सेल किया जाता है दूसरे पर्सन को। स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप देखें तो वो मंडी ही शेयर्स की है, वहाँ शेयर्स खरीदे जाते हैं, वहाँ शेयर्स बेचे जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। और तरीकाकार क्या होता है? सेल का। फिर दूसरा तरीका है कि आप किसी को गिफ्ट कर दें, आप तोहफे में दे दें किसी को शेयर्स कि मेरी तरफ से रख लो, इसमें जो मुनाफा आएगा वो तुम्हारा। और इनहेरिटेंस यानी कि किसी को विरासत में मिल गए। तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप क्या हुआ जी? कि शेयर्स को किसी दूसरे शख्स को दे देना, किसी दूसरे पर्सन को दे देना। और किस तरीके से देना? या तो सेल कर देना, या गिफ्ट कर देना, या उसको इनहेरिटेंस में मिल जाए, तो तब भी वो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कहलाएगा। फिर जब ये ट्रांसफ़र ऑफ शेयर होता है तो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये है कि जो शेयर के साथ जुड़ी हुई जितने भी राइट्स हैं, शेयर के साथ जुड़े हुए जितने भी राइट्स हैं, वो जो नया ओनर होगा उसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये सिर्फ शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे, शेयर्स के साथ जुड़े हुए तमाम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएंगी? न्यू ओनर को। वो राइट कौन कौन से हो सकते हैं? जनरल मीटिंग को अटेंड करना, जनरल मीटिंग में वोट करना, डिविडेंड लेने का राइट। अब डिविडेंड भी कौन लेगा? नया ओनर। अटेंड जनरल मीटिंग कौन करेगा? नया ओनर। और उसमें वोट भी कौन करेगा? नया ओनर। पुराना ओनर अपना कोई भी राइट इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब क्या ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप की वजह से कंपनी ख़त्म हो जाती है? क्या उसके ओनर्स चेंज होने की वजह से कंपनी पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठा होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर है जी नहीं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की वजह से कंपनी पर किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके ओनर्स एक सेपरेट एंटिटी हैं। उनके चेंज होने की वजह से ना कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क पड़ता है, ना कंपनी के स्टेटस पे कोई फ़र्क पड़ता है। कंपनी की एग्जिस्टेंस कंटिन्यूस रहती है, कंपनी अपने मामला चलाती रहती है, अपना बिजनेस जारी रखती है, और उसका लीगल स्टेटस भी चेंज नहीं होता। अब जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ रोज़ाना यही काम हो रहा होता है, और कंपनी के तकरीबन रोज़ाना ओनर्स चेंज होते रहते हैं, सेल परचेज जारी रहती है शेयर्स की, जिसकी वजह से उसकी स्टेटस पे या एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी वैसे ही चलती रहती है। उसको सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि जो नया शेयर होल्डर होगा, जो नया ओनर होगा, अब उसने डिविडेंड उसको देना है, बाकी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको, ये जो एग्जिस्टेंस रहती है कंपनी के लीगल स्टेटस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, यानी कंपनी चलती रहती है, उसकी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप की वजह से उसके स्टेटस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये था जी आज का हमारा लेक्चर।